Hello, everyone. This is Harpreet here. I will be your host today for the Next Step Nursing Learning Center. Welcome to our channel and let's get started. आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं एसिड बेस इम्बैलेंस। चाहे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या हॉस्पिटल में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या किसी नर्सिंग एजुकेशन सेंटर में जॉब कर रहे हो, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हम जब हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ काम करते हैं तो हम बात करते हैं कि पेशेंट इज गोइंग थ्रू कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, पेशेंट का जो एसिड बेस इम्बैलेंस हो गया। और वो हमें पता कैसे चलता है? थ्रू एबीजी। अब एबीजी क्या होता है? आर्टीरियल ब्लड गैसेस, जिसमें कि हम डिफरेंट केमिकल्स की जो मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे पीएच लेवल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल देखते हैं कि ब्लड में कितना है। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो बहुत बार क्या है कि हम स्ट्रगल करते हैं एबीजी को अंडरस्टैंड करने में। बट बिफोर यू वॉक टू द एबीजी एनालिसिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझो कि नॉर्मली एसिड बेस जो है बॉडी में की नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो कैसे काम करती है। सो आई विल वॉक यू थ्रू फ्रॉम द बेसिक फिजियोलॉजी, then how to read the ABG and how to do the nursing management. So I will walk you through all these steps in this video. So stay tuned till end. All right. इससे पहले कि हम बेसिक टॉपिक में ज़्यादा डाइव इन करें, सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है व्हेन वी टॉक अबाउट एबीजी, तो वो क्या होती है। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज पीएच। पीएच जो होता है वो हमारी ब्लड की कंसंट्रेशन में हमें बताता है कि हाइड्रोजन आयंस कितने होते हैं, क्योंकि जो पीएच है वो डिफाइन करता है कि ब्लड का जो कंपोजिशन है वो एसिडिक है या एल्कलिटिक है। एंड इट्स इनवर्सली रिलेटेड टू हाइड्रोजन आयन। इनवर्सली रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे बॉडी में ब्लड में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, पीएच की वैल्यू लो हो जाएगी, जो कि नॉर्मल होती है 7.35 टू 7.45। सो दैट इज द इनवर्सली रिलेशनशिप। और हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, पीएच की वैल्यू जो है 7.35 तक लो साइड में जाएगी, राइट। सो ये इनवर्सली रिलेटेड होता है। एंड देन वी से वर्ड एसिड्स। तो वो एसिड्स क्या होते हैं कि एसिड वो होते हैं जो कंपाउंड्स, जो सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। सो मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल हम लेंगे, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या होता है कि जब किडनीज रेगुलेट करती हैं हमारे सिस्टम को, तो जो कार्बोनिक एसिड होता है वो ब्रेक डाउन होता है बाइकार्बोनेट्स में और हाइड्रोजन आयंस में। तो इस तरह से हाइड्रोजन आयंस जो है वो बॉडी में रिलीज होते हैं और जो किडनीज है वो रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट जो टर्म आती है बेसिस। अब बेसिस क्या करते हैं? जो बेसिस हैं वो हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं एंड देन दे यूटिलाइज देम, उनको डिक्रीज करते हैं, उसको एल्कलिटिक लेवल में लेके जाने की कोशिश करते हैं बैलेंस बनाने के लिए। एंड दिस एसिड बेस बैलेंस ये रेफर करता है जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं, चाहे ब्लड है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो अपने एसिड और बेस का इक्विलिब्रियम बना के रखता है, होम्योस्टेसिस की उनकी वैल्यूज को लेवल करके रखता है, वो एसिड बेस बैलेंस होता है। एंड देन वी टॉक अबाउट बफर्स। बफर्स क्या होते हैं? बॉडी में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ के बफर सिस्टम्स होते हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, फॉस्फेट्स हो गया या बाइकार्बोनेट्स हो गए, जैसे कि हम आज बात करेंगे। तो वो हमारे बॉडी के एसिड बेस को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। जो एसिड इंक्रीज हो गया है बॉडी में, उसको न्यूट्रलाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो होता है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अब बॉडी में जो एसिड और बेस है वो दो तरीकों से, दो बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है और एक जो किडनी सिस्टम है, रीनल सिस्टम, ये दोनों रोल प्ले करते हैं एसिड बेस को बैलेंस करने के लिए। तो इसीलिए जो हम वैल्यूज भी एबीजी में वॉच करते हैं वो इन दोनों सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किस तरह से रेगुलेट करता है? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अब हम सबको पता है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं। तो सेम वे में अगर जब बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट इंक्रीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारी लंग्स है, वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करती है टू टेक इट आउट ऑफ द बॉडी और एनवायरनमेंट को लो करने के लिए। एंड सिमिलरली जो किडनी फंक्शंस है, रीनल रेगुलेशंस है, वो क्या करते हैं? वो बाइकार्बोनेट आयंस को हाइड्रोजन आयंस के साथ जो है अब्सॉर्ब करती हैं, लाइक हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट करती हैं किडनीज और बाइकार्बोनेट्स को रीअब्सॉर्ब करती हैं कि वो ब्लड सर्कुलेशन में वापस चला जाए
टू एक्ट एज अ बफर, ठीक है, बेस एक्ट करेगा और वो न्यूट्रलाइज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे लिटिल के डिस्क्रिप्शन के ये एसिड बेस बैलेंस एक्चुअली काम कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ये 3 चीज़ों में मेनली डिवाइड है कि एसिड प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर, एसिड बफरिंग होती है और जो एसिड है बॉडी से बाहर जाता है। तो 3 मेन कंपोनेंट है जो ऑल वर्क एट द सेम टाइम। जैसे-जैसे बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, हम कोई खाना खाते हैं तो दैट्स हाउ वी मेटाबॉलिक प्रोडक्शन इनको हैपेंस, राइट? तो वो एसिड प्रोड्यूस करेगी। अब जब एसिड प्रोड्यूस हो गया बॉडी में तो बॉडी को उसको न्यूट्रलाइज भी करना है। अगर बॉडी न्यूट्रलाइज नहीं करेगी तो वो बढ़ जाएगा, राइट? तभी इम्बैलेंस होता है, तभी प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी डिजीज होती है, राइट? और तीसरा जो एक्शन होता है, जो एसिड एक्स्ट्रा है हमारी बॉडी में, उसको बॉडी से बाहर निकालना सो दैट कि वो दोबारा सर्कुलेशन में एंटर ना हो। सो वी विल लुक एट दीज स्टेप्स वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड प्रोडक्शन कैसे होती है बॉडी में। तो बॉडी में हम सबसे पहले क्या, कोई भी इनटेक होती है, चाहे आप कोई डाइटरी इनटेक ले रहे हो, फूड कोई भी आप ले रहे हो, तो जो भी आपने स्टफ लिया है वो बॉडी में मेटाबोलाइज होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, राइट, थ्रू द क्रेब्स साइकिल। क्रेब साइकिल क्या होता है कि ये एक बॉडी का मैकेनिज्म है जो अपने बॉडी का फूड है उसको मेटाबोलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है अंडर, सो दैट कि जो आपका एंड रिजल्ट है एनर्जी मॉलिक्यूल जिसको हम एटीपी मॉलिक्यूल बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड फर्दर ये हमारी बॉडी में जाके जो फर्दर आपके कंट्रैक्शंस हैं, रिलैक्सेशंस मसल्स की हो रही हैं, या बॉडी की और फिजियोलॉजिकल जो प्रोडक्शंस है उसमें वो एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो हेल्प करता है। एट द सेम टाइम अब हमारे इसलिए एसिड बेस बैलेंस में ये कैसे क्रेब साइकिल रोल प्ले करता है। जो ये क्रेब साइकिल है उसमें क्या है कि जब हम कोई भी मॉलिक्यूल जो ब्रेक डाउन होता है उसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स भी ब्रेक डाउन होते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स है उनको ब्लड में रिलीज करता है, फॉर्म करता है, तो जिसकी वजह से बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी शुरू हो जाती है। एंड प्लस जो रेस्पिरेशन से हो रहा था, राइट, क्योंकि हमें वो एक्सहेल करनी है, क्योंकि जो भी आपने इनहेल किया एंड देन मेटाबॉलिक सिस्टम हो रहा है तो क्रेब साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। अब फॉर्मेशन हो गई है तो वो क्या होगा, ब्लड में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है तो बॉडी को सेंस हो रहा है कि ये जो केमिकल है वो एसिडिक है, वो एनवायरनमेंट को एसिडिक क्रिएट कर सकता है, तो मुझे इसको रेगुलेट करना है, बैलेंस करना है। एंड देन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारी लंग्स है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती हैं। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो जैसे ही एसिड प्रोड्यूस हुआ उसको बाहर निकालना, राइट। एंड देन वी लुक एट बफरिंग। अब बफरिंग कैसी होती है, जब हम उस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, सेम जैसे हमने पिछले स्टेप पे बात करी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वेंटिलेशन, क्योंकि हमें जो एयर एक्सचेंज करते हैं, लाइक ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, तो वो होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेशन होनी शुरू हो जाती है, एल्वियुलर एल्वियुलर लेवल पे जो वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज हो रहा है एंड वो इंक्रीज करती है बॉडी में ऑक्सीजनेशन, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है, क्योंकि जो हमारी लंग्स है वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेशन ब्लड एंड देन रिटर्न इट टू हार्ट एंड देन फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से वो ऑक्सीजन की वैल्यू को इंक्रीज करता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसिड बफरिंग में भी काम करता है और एक्सक्रीशन में भी काम करता है, वो हमारा रीनल सिस्टम आ गया, जिसको हम रीनल रेगुलेशन भी बोलते हैं। अब रीनल एक्सक्रीशन में क्या हो गया, हमें पता है कि किडनीज ने बॉडी में से वेस्ट को निकाल के बाहर कर देना है, और जो गुड स्टफ है, वो हेल्दी स्टफ है, उसको ब्लड में दोबारा से सर्कुलेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, जो किडनीज है वो हमारे बाइकार्बोनेट्स को कंट्रोल करती हैं। बाइकार्बोनेट्स कैसे बनते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल कनेक्ट होते हैं तो दे फॉर्म द कार्बोनिक एसिड, एंड कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होता है बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयंस के अंदर। तो दैट्स व्हाट हैपेंस हियर। जैसे ही उसने किडनीज ने सेंस किया, ब्रेन ने सेंस किया कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई है, तो वो जो रीअब्जॉर्प्शन होती है बाइकार्बोनेट्स की, दैट स्टार्ट्स टू हैपन। अब हमारे किडनीज में नेफ्रॉन्स होते हैं, एंड नेफ्रॉन्स, इफ यू रेड, नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सो वहां पे जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है उसमें बायोकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होनी शुरू हो जाती है टुवर्ड्स द ब्लड, ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, वो सर्कुलेशन में जाना शुरू करता है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जब जो बाकी जो कार्बोनिक एसिड है डिस्टल ट्यूब्यूल में,
वो दोबारा से बाइकार्बोनेट्स को रीजनरेट करता है, उनकी फॉर्मेशन दोबारा होनी शुरू होती है, जो बाइकार्बोनेट्स कार्बोनिक एसिड ऑलरेडी अकमुलेटेड था ब्लड में। एंड देन जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उसके थ्रू बाइकार्बोनेट्स एक्सक्रीट होते हैं, राइट। सो जो भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए थे फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, जो कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन हुई है इनटू द ब्लड, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कनेक्ट होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, एंड देन कार्बोनिक एसिड जो है वो फर्दर डिसोशिएट होता है बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयंस में। तो इस तरह से जो भी मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बॉडी में अकमुलेट हुए थे, तो वो एक्सक्रीट हो जाते हैं आउट ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों चैनल्स जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रीनल सिस्टम है, उनको हमारी बॉडी जो है कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, एंड देन दे ट्राई टू कीप द वैल्यूज ऑफ दीज केमिकल्स इन द बैलेंस। ओके, सो चाहे वो एल्कलोसिस में जा रहा है तो एसिडोसिस में जा रहा है, ये दोनों सिस्टम एक दूसरे की वैल्यूज को रेगुलेट करके रखते हैं। सो दिस इज व्हाट द एसिड बेस बैलेंस इज, कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो इस तरह से फंक्शन करती है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर बॉडी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से हमें जो क्लिनिकल आप यूज करते हो, क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या है एसिड बेस बैलेंस की, किस तरह से आप एबीजी जो है वो फंक्शन करती है, या जब डिसऑर्डर हो जाता है तो बॉडी कैसे कंपनसेट करती है, राइट। ऑलराइट, सो हम नेक्स्ट देखेंगे जो एबीजी इंटरप्रिटेशन हम करते हैं। सो जैसे कि हमने बात की डिफरेंट चीजों की एसिड बेस बैलेंस में, सो सेम वे हम आप यहाँ देख सकते हैं कि एसिड बेस जब हम करते हैं तो उसमें क्या है कि एबीजी में हम आर्टीरियल ब्लड गैसेस वॉच करते हैं, जिसमें कि ये जो 5 कंपोनेंट हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज द पीएच, जो कि हमें बताता है कि एनवायरनमेंट जो है, ब्लड का जो कंसंट्रेशन है वो एसिडिक है या एल्कलिटिक है। एंड देन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या है। अगर PaCO2 जो हमारी है वो लो लेवल में जा रही है, दैट मीन्स एल्कलोसिस हो रहा है, एंड अगर PaCO2 बढ़ रही है तो वो एसिडिक कॉज करेगा। we'll talk in the next slides about these. सो बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो हमें मेटाबॉलिक फंक्शन इंडिकेट करते हैं कि हमारी किडनीज कैसे वर्क कर रही हैं। एंड देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगेन रेस्पिरेटरी पैरामीटर है जो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टेबल करता है और पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस हमें बताता है। देन जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हम प्रोब से चेक करते हैं कि पर्सन जो ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी कितनी है। These are the normal values for your reference. So always remember कि अगर इन पैरामीटर से कोई भी चीज लो या हाई हो रही है तो वो इम्बैलेंस को इंडिकेट करेगी। So these values are very important to remember, चाहे आप एबीजी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो या आप कोई NCLEX का एग्जाम देने जा रहे हो या कोई भी नर्सिंग एग्जाम देने जा रहे हो। So 7.35 to 7.45 for pH. Partial pressure of oxygen हम 80 to 100 लेते हैं। PCO2 जो है वो 35 to 45 mm of mercury. जो bicarbonates है 22 to 28. So anything lower than 22 is acidic for bicarbonates, क्योंकि bicarbonate जब बढ़ते हैं तो वो alkalitic environment create करते हैं, that will be 20 more than 28. And oxygen saturation जो है 95 to 100% को normal लिया जाता है। आई विल ऑल्सो मेंशन कि कुछ केसेस होते हैं जैसे कि COPD हो गया, जो पेशेंट का क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, ये बहुत ट्रिकी हो जाता है। इसमें क्या है कि हम लोअर लेवल जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है टुवर्ड्स 88-89% इज ओके, क्योंकि वो उनकी क्रॉनिक डिजीज कंडीशन है, वो इतना कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट जस्ट फॉर यू गाइस टू रिमेंबर। सेम वे अगर कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस का केस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि हमारी जो डक्ट्स हैं उसमें सिक्रीशंस थिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होती है। तो उन केसेस में अराउंड 92% जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन स्टिल कंसिडर्ड नॉर्मल, बट दीज आर द पैरामीटर्स टू रिमेंबर फ्रॉम द बेस ऑफ एबीजी। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे एसिड बेस डिसऑर्डर्स की। पहले हमने बैलेंस की बात करी थी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब एसिड बेस इम्बैलेंस हो चुका है। तो एसिडोसिस या अल्कलोसिस। एसिडोसिस क्या होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से पीएच लेवल जो है वो लो होना शुरू हो जाएगा। यूजुअली ये कब होता है कि जब पर्सन कोई रेस्पिरेटरी फेलियर में है, कोई मेटाबॉलिक उसको डिसऑर्डर्स है, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, जिसमें कीटोन्स ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी की फैट यूटिलाइज होनी शुरू हो जाती है, या पेशेंट रीनल फेलियर में है।
तो इन दोनों केसेस में क्या है कि पेशेंट एसिडिक एनवायरनमेंट में जा सकता है, जिसकी वजह से जिसका क्या हमें रूल आउट करना होता है कि जो प्राइमरी कॉज है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। नेक्स्ट इज एल्कलोसिस। ऑपोजिट टू एसिडोसिस, जब एल्कलोसिस में पीएच की वैल्यू 7.45 से बढ़नी शुरू हो जाती है और जब वो कॉजेस क्या है, तो बेसिकली पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन में है। अब हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सीओपीडी वाला पेशेंट है, वो ब्रीथ कर रहा है, ब्रीथ फास्ट करता है, उसकी वजह कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना होता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से बाहर निकालनी है, राइट, जिसको हम कॉस्मोल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी जो है वेंटिलेट करने की कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लूज होनी शुरू हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू अगर लोअर लेवल में चलेगी तो वो एल्कलोसिस कॉज करता है, राइट। तो वो कंडीशंस हो जाती हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में। या अगर कोई मेटाबॉलिक कंडीशंस हो गई, कोई वॉमिटिंग्स हो रही है, कोई डायरिया हो रहा है जिसमें फ्लूइड लॉस हो रहा है पर्सन को, या कोई मेडिकेशन इंट्रैक्शन हो रही है पर्सन की, जिसकी वजह से एल्कलेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। सो नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे एबीजी इंटरप्रिटेशन की, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट कंपनसेशन एंड एवरीथिंग वन बाय वन। तो एबीजी को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो ये सारी पांचों वैल्यूज को हमने स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना है कि ये किस तरह से आपकी बॉडी में चेंज लेके आ रही है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो होता है पीएच लेवल, सो जिसको हम एसिडोसिस या अल्कलोसिस डिटरमिन करेंगे। एंड उसके बेसिस में क्या है कि जैसे कि हमने पहले बात करी है कि अगर पीएच लेवल 7.35 से लो है तो वो एसिडोसिस है, और अगर 7.45 से ज्यादा है तो वो एल्कलोसिस है। तो ये हम सबसे पहले देखेंगे, ये देखने के लिए कि एसिडोसिस हो रहा है या एल्कलोसिस हो रहा है। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि एसिडोसिस एल्कलोसिस हो रहा है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जब हमने फाइंड आउट करना है कि वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो हम नेक्स्ट जो वैल्यू हम देखेंगे वो होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम देखते हैं कि वो उसकी वैल्यू लो जा रही है या हाई जा रही है, राइट, क्योंकि अगर तो वो 45 mm ऑफ मर्करी से बढ़ के जा रही है तो दैट मीन्स कि पर्सन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जा रहा है, उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन हो रही है। अब अगर जो PaCO2 है लोअर देन 35 mm ऑफ मर्करी है, तो उसमें क्या है कि पर्सन की वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की लो हो रही है, तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से एल्कलोसिस में जा रहा है, मतलब पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, तो वो एल्कलोसिस में जा रहा है। तो जब हमने जो प्राइमरी डिसऑर्डर निकालना है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, तो उसमें हमने देखना है कि पीएच की जो वैल्यू है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑपोजिट में जा रही है दोनों केसेस में। पर इसमें क्या है कि पीएच वैल्यू कम हो रही है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ओके, एंड देन इज एल्कलोसिस में क्या है, पीएच लेवल ऊपर जाएगी, बढ़ रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लो हो रही है, राइट, तो वो 35 से लो जा रही है। तो इसमें हमने याद रखना है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में दे बोथ मूव ऑपोजिट, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। तो वो दोनों को हमने याद रखना है कि इसमें अगर कोई पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, एसिडोसिस और एल्कलोसिस हो रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगी। नेक्स्ट इज द बाइकार्बोनेट्स। अब बाइकार्बोनेट्स में क्या होता है, जिसमें कि हमने किडनी की फंक्शनिंग देखनी है कि हमारी किडनीज कैसे फंक्शन कर रही है, किस तरह से वो बाइकार्बोनेट्स को रेगुलेट कर रही है। अब अगेन इसमें हमें याद रखना है कि इसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तब एल्कलोसिस होता है, और जब इसकी वैल्यू कम होगी तो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि ये एक बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो एक एसिड था, अब ये एक बेस है जो न्यूट्रलाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसकी वैल्यू जो है अगर लो है तो वो एसिडिक है, अगर ज्यादा है तो वो एल्कलेटिक है। अब यहाँ हम देखते हैं जो मेटाबॉलिक कंडीशन हो रही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, उसमें पीएच की वैल्यू क्योंकि एसिडोसिस है तो पीएच की लेवल तो लो होगा, तो 7.35 होगा, और बाइकार्बोनेट्स की जो वैल्यू है वो भी लो होगी। ये दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, सो मेटाबॉलिक इन अ सेम डायरेक्शन, राइट। तो इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है। सिमिलरली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में भी पीएच की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, और जो बाइकार्बोनेट्स की लेवल की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं। तो ये याद रखना है, रेस्पिरेटरी में
पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड ऑपोजिट साइड में मूव होंगे, मेटाबॉलिक में पीएच और बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू एक ही डायरेक्शन में मूव होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है जब आपने प्राइमरी डिसऑर्डर एवेल्युएट करना है कि क्या प्राइमरी डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसमें ये हेल्पफुल स्टेप होता है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि आप प्राइमरी डिसऑर्डर को एवेल्युएट करने के जो 3 फैक्टर्स हम 3 स्टेप्स देख चुके हैं, पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द बाइकार्बोनेट्स के ब्लड में ये इन तीनों की वैल्यू किस तरह से जा रही है। सो वो देयर इज एन एब्रिविएशन रोम, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल, तो दोनों एक ही साइड में मूव करते हैं। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंपनसेशन होता है। बिफोर वी टॉक अबाउट कंपनसेशन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट बिलो। अगर आप कोई नया टॉपिक मुझे डिस्कस करना चाहते हो तो वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे कंपनसेशन। कंपनसेशन वर्ड इंडिकेट करता है कि जहां पे बॉडी कंपनसेट करना शुरू हो जाती है। अगर एक वैल्यू डिफर कर रही है तो दूसरी वैल्यू जो है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, राइट? सो दिस इज व्हाट इट्स गोना हैपन। अब हम इसमें जो स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले हमने देखना है कि कंपनसेशन प्राइमरी डिसऑर्डर क्या हुआ था, राइट? तो प्राइमरी के बाद क्या होता है, जब हमने देख लिया उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा था, तो अब उसमें कंपनसेशन क्या होगा? कंपनसेशन में क्या होगा? मेटाबॉलिक वैल्यूज जो हैं ऑल्टर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की अगर वैल्यू में प्रॉब्लम थी तो किडनीज ने उसको रेगुलेट करना है, तो किडनीज जो बाइकार्बोनेट की वैल्यूज में भी चेंज लेके आएंगी, राइट? तो इसमें क्या है कि अगर हम देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, तो उसमें जो पीएच लेवल है वो लोअर है क्योंकि वो एसिडिक एनवायरनमेंट हो रहा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज था, राइट? यही हो रहा था, हमने प्राइमरी में देखा था। अब नेक्स्ट में क्या है कि जो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, उनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और वो इंडिकेट कर रहा है कि कंपनसेटरी इंक्रीज हो रहा है। अब एल्कलोसिस में ऑपोजिट होगा। एल्कलोसिस में अगर पीएच की लेवल जो है 7.45 से बढ़ी हुई है और पीएच जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 35 से कम होगा, क्योंकि ये एल्कलोसिस है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। अब इसके रिस्पॉन्स में क्या है, जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, क्योंकि वो एल्कलिस्टिक है तो उसको एसिडिक बनाना है हमने, राइट? तो बाइकार्बोनेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स ने ही कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना है, सो दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड की हमें बॉडी में रिटेंशन करनी है, राइट? तो हमें वो इसक्रीट नहीं करना है। So that is how they actually compensate. I'll explain here is the use of a chart. तो उसमें थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा देखना। तो अभी इसमें क्या है कि कंपनसेशन होती है। कंपनसेशन में सबसे पहले हमने देखना है कि प्राइमरी डिस्टर्बेंस क्या है, राइट? तो जिसमें हम ये 3 वैल्यूज जो है वॉच करते हैं, राइट? पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट्स। अब 2 चीजें होती हैं। फर्स्ट जो होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमारा क्या होता है, जो आप पेशेंट जो है वो हाइपोवेंटिलेट करेगा, क्योंकि पेशेंट ब्रीद नहीं कर पा रहा है, राइट? पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड अकोमोडेशन होनी शुरू हो जाती है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से पर्सन को एसिडोसिस एनवायरमेंट हो रहा है। तो जब एसिडोसिस हो रहा है उसकी वजह से क्या है, अब हाइपरकैप्निया हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइट? अब उसकी वजह से क्या है, वे क्या है, जो जिसकी वजह से हाइपरकैप्निया हो गया, तो बॉडी में क्या है, जो बाइकार्बोनेट्स है वो किडनी रेगुलेट करना शुरू कर देंगी, रीनल रेगुलेशन शुरू हो जाएगी, तो वो बाइकार्बोनेट्स को रीअब्सॉर्ब करनी शुरू कर देंगे। अब हमने नॉर्मल में पढ़ा था रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट्स जो होती है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन्स में होती है, तो वहां से जो बाइकार्बोनेट्स है वो वापस सर्कुलेशन में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ा हुआ है बॉडी में, तो उसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, राइट? अब हमने देखा कि एसिडोसिस हो रहा है, बट हमने फाइंड आउट किया कि वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो रहा है, जिसमें या तो हाइड्रोजन आयंस रिटेन हो रहे हैं, या बॉडी जो है वो बाइकार्बोनेट्स को लॉस कर रही है, जो बॉडी में बाइकार्बोनेट्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, राइट? किडनी का कोई फेलियर हो गया जिसकी वजह से किडनीज रेगुलेट नहीं कर पा रही है, राइट? तो वो बॉडी में से निकल रहा है, तो उसको जो रेगुलेट करने के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर कंपनसेट करेगा, कि अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैसेज चला गया भाई बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे उसको रिप्लेस करना है, उसको हैंडल करना है,
जैसे अगर कोई शॉर्ट स्टाफिंग हो जाती है तो जो भी फ्लोर पे नर्सेस काम करती हैं, दे ट्राई टू कंपनसेट, राइट? वो थक जाती हैं, दैट्स डिफरेंट, बट वो ट्राई टू कंपनसेट करती हैं जो भी पेशेंट्स की जो नीड्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। तो उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? वो हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देता है। अब उसको पता चल गया कि मुझे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपनी बॉडी में से बाहर निकालनी है क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, तो वो हाइपर वेंटिलेशन शुरू कर देता है, राइट? अब कंपनसेशन जो ये जो सारे ग्रीन स्टेप्स हैं, आप देख सकते हो वो कंपनसेशन को इंक्रीज करते हैं। तो साइन एंड सिम्पटम्स जो पर्सन में अपीयर होगा, कॉस्मोल ब्रीदिंग, जिसमें वो फटाफट से ब्रीथ करने की कोशिश करेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है। तो वो क्या करेगा, जब हमें एबीजी में कैसे पता चलेगा, वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ पीएच वैल्यू हो जाएगी। तो वहां पे हमें पता चलेगा कि वो न्यूट्रलाइज हो गया है, नॉर्मलाइज हो गया, पीएच लेवल जो है वो वापस आ जाएगी। I'll go back in the slide just real quick here. Okay, तो हम यहाँ पे जो देख रहे थे, अगर लेट्स से है ना कि पीएच जो वैल्यू है वो लो में जा रही थी, यहाँ पे कंपनसेशन हो रही है कि बाइकार्बोनेट्स बढ़ रहे हैं, तो पीए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या है कि अगर कंपनसेशन शुरू हो गई है, राइट? कंपनसेशन बॉडी ने स्टार्ट कर दिया है, तो पीएच जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज आ जाएगा 7.35 टू 7.45। तो वहां से हमें पता चलेगा कि बॉडी अब कंपनसेशन में जाना शुरू हो गई है। बेस्ड तो उसमें क्या है कि ये दो वैल्यूज ऑल्टर हो सकती हैं कि पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो स्टिल इंक्रीज होगा और बाइकार्बोनेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, पर पीएच नॉर्मल हो गई है अगर वहां पे फुली कंपनसेशन हो चुकी है। ओके, सो दैट्स व्हाट दिस बॉडी ट्राई टू मेक इट वर्क। वो पीएच की वैल्यू को नॉर्मल लेके आने के लिए ये सारी कंपनसेशन स्टेप्स जो करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर एल्कलोसिस हो रहा है, मैंने एल्कलोसिस पे स्लाइड नहीं बनाई है, बट एल्कलोसिस में क्या है, ऑपोजिट हो जाएगा। अब ये यहाँ से अपवर्ड हो जाएगा। अगर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है तो डेफिनेटली पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, राइट? तो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है तो किडनीज असेस करेंगी, रीनल रेगुलेशन होगी, तो वो बाइकार्बोनेट्स को लॉस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू लो जानी शुरू हो जाती है। एंड अगर अगर ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होगा कि बॉडी जो है बाइकार्बोनेट्स ज्यादा हुए हैं, तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो अपना सेंस करेगा और वो हाइपोवेंटिलेट कर देगा, पेशेंट विल स्टार्ट ब्रीदिंग स्लो, तो जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी सो दैट कि वो यूटिलाइज कर सके। तो वो टोटली इनवर्सली ऑपोजिट हो जाएगा टू ब्रिंग द पीएच लेवल विद इन द नॉर्मल रेंज। So this slide is also again upon as metabolic acidosis in alkalosis. So हमने देखा मेटाबॉलिक में क्या है, जो पीएच के लेवल है जो 7.35 है, क्योंकि जो सॉरी दिस शुड बी ऑन अ लोअर साइड, 7.35 से जो लोअर हो रही है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपनसेशन होगा, तो पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक कॉज करती है, बट यहाँ पे ऑलरेडी एसिडोसिस हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी को लो करना है। एंड यूजुअली ये जो रिस्पॉन्स होता है, रेस्पिरेटरी का जो रिस्पॉन्स होता है, वो इमीडिएटली शो होना शुरू हो जाता है जैसे ही बॉडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाती है। एंड बाइकार्बोनेट्स वैल्यू क्यों क्या होंगे, वो लो होंगे, जो प्राइमरी डिसऑर्डर है, पर कंपनसेशन में यहाँ पे क्या है, जो पीएच लेवल है रेस्पिरेटरी जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में पीएच मूव हो रही है। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में भी सेम है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। अब जो पीएच लेवल है वो ज्यादा है 7.45 से, और जो आपका बाइकार्बोनेट्स थे वो मोर देन 26 है, क्योंकि ये प्राइमरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। अब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंपनसेटरी इंक्रीज करना शुरू कर देगा, राइट? वो बढ़ना शुरू हो जाएगा टू न्यूट्रलाइज इट। सो अब याद रखना है, जब हम ये तीनों वैल्यूज को देख रहे हैं, पीएच, PaCO2 एंड बाइकार्बोनेट्स, तो हमें ये याद रखना है कंपनसेशन में जो पीएच और PaCO2 है वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और पीएच एंड बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वो मेटाबॉलिक कंपनसेशन हो रही है। सो कंपनसेशन जो है वो जो एक होती है जब वन कंपोनेंट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द करेक्ट द प्राइमरी डिसऑर्डर, जो भी अगर वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी या कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम थी, उसको फिक्स करने में ये दोनों जो चीजें हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में मूव होती हैं। अब हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेप की। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, हम ऑक्सीजनेशन देखते हैं, राइट?
कि बॉडी में जो ऑक्सीजनेशन लेवल है, बिकॉज दैट्स हाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स। क्योंकि ऑक्सीजनेशन जो है वो हमें बताती है कि पेशेंट का जो स्टेटस है, पेशेंट हाइपोक्सीमिया में तो नहीं जा रहा, उसकी ऑक्सीजन लेवल स्लो तो नहीं है, तो वो रेस्पिरेटरी फेलियर में तो नहीं जा रहा है। तो उन चीजों के लिए ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने पहले बात करी थी कि हम ऑक्सीजन के दो पैरामीटर्स को वॉच करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड सैचुरेशन, राइट। तो ये दोनों चीजें जो है हमें इम्पोर्टेंट है। तो हमने नॉर्मल वैल्यूज की ऑलरेडी बात करी थी। जो PaCO2 है, PaO2 है, जिसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, वो लेस देन 80 है, तो दैट मीन्स पर्सन इज इन हाइपोक्सीमिया। और अगर सैचुरेशन लेस देन 95% है, तो वो भी हाइपोक्सीमिया को इंडिकेट करती है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग ऑफ द पर्सन। आई होप ये वीडियो आपके किसी काम की थी या आपको टॉपिक्स की क्लैरिटी हुई है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आई विल क्रिएट अनदर वीडियो इन डिटेल फॉर ABG इंटरप्रिटेशन, जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स जो है टिक टैक टो कि आपको रीड कैसे करनी है, एंड देन वी विल वॉक थ्रू विद द केस स्टडीज एंड स्टफ। सो फील फ्री, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो अगर आपको कोई टॉपिक कवर करना है। आई होप टू सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।